Study about the wildlife. Life in the wild includes all kinds of animals, that is herbivores, carnivores and omnivores. Wildlife में तीनों categories of animals fall out करते हैं. All animals are directly or indirectly dependent on plant for the food. Because herbivores जो हैं वो plants के ऊपर depend करते हैं एंड कार्निवोर जो है वो हर्बीवोर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं. तो अगर इस पूरी चेन में कोई भी एक लेवल डिस्टर्ब होता है, कोई भी एक ग्रुप ऑफ प्लांट अगर डिस्टर्ब होता है, तो द होल वाइल्ड लाइफ विल गेट डिस्टर्ब्ड. द फॉलोइंग आर सम ऑफ द मेजर थ्रेट्स टू द वाइल्ड लाइफ. Destruction of habitats by deforestation for construction of roads, railways, dams, etc. डिफॉरेस्टेशन जो है वो सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ की हैबिटेट्स को डिस्ट्रॉय कर देती है रोड्स, रेलवेज और डैम्स की कंस्ट्रक्शन के लिए. हंटिंग एंड पोचिंग ऑफ एनिमल्स फॉर देयर पार्ट्स लाइक स्किन, क्लॉज एंड बोन्स. जो हंटिंग की जाती है वाइल्ड एनिमल्स की, उनकी अलग अलग प्रोडक्ट्स को पाने के लिए, दैट ऑल्सो डिक्लाइनिंग, दैट आर ऑल्सो लाइक वेरी मेजर थ्रेट टू द वाइल्ड लाइफ. Human encroachments on the forest land for commercial and agricultural purposes. Humans जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जब फॉरेस्ट लैंड को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं कमर्शियलाइजेशन के लिए या फिर एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए, तो एनी हाउ वाइल्ड लाइफ का जो हैबिटेट है वो स्नैच आउट हो रहा है. Destruction of aquatic habitats by pollution, various other means make the water unfit for fish and other aquatic animals to survive. बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से पोल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से जो एक्वेटिक हैबिटेट है एनिमल्स का वो डिस्ट्रॉय होता जा रहा है. इसके अलावा जो नेचुरल कैलामिटीज़ हैं, फ्लड्स, एपिडेमिक्स, वाइल्ड फायर्स, अगर इनकी हम बात करें तो डेफिनेटली दे आर ऑल्सो अ मेजर थ्रेट टू द लाइफ ऑफ all animals. These are some of the measures which can be used to save wildlife. Very first, strict wildlife protection laws have to be implemented to prevent hunting and poaching. बहुत स्ट्रिक्ट लॉज जो हैं वो अप्लाई करने चाहिए ताकि हंटिंग और पोचिंग को रोका जा सके. कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम टू इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ द डिप्लीटिंग एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज. कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम्स रखे जाने चाहिए जिसकी ताकि हम जो हमारी एंडेंजर्ड या डिप्लीटिंग स्पीशीज हैं उनकी हम पॉपुलेशन को इंक्रीज कर सकें. Protection of natural habitat by setting up wildlife sanctuaries and national parks. Wildlife sanctuaries और national parks को सेटअप करना चाहिए ताकि हम natural habitats को protect कर सकें. इसके अलावा early identification of population decline by wildlife census will enable us to undertake remedial measures in a timely manner. प्रॉपर हमारे पास डेटाज होने चाहिए, प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन उन एनिमल्स की जानी चाहिए जो एंडेंजर्ड या फिर जिनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है बहुत ज़्यादा फास्टर रेट पर, ताकि हम उनको उन डेटा को देखकर प्रॉपरली टाइमली स्टेप्स ले सकें ताकि उनकी पॉपुलेशन को बचाया जा सके. एजुकेटिंग पीपल अबाउट इम्पॉर्टेंस एंड मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लाइफ. लोगों को हमें ज़्यादा से ज़्यादा वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के मेथड्स और उनकी इम्पॉर्टेंस के बारे में बताना चाहिए. क्रिएटिंग अवेयरनेस इन पीपल टू स्टॉप परचेजिंग वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स. डेफिनेटली वी शुड टेक अ स्टेप कि हमें मार्केट से वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स को लेना बैन कर देना चाहिए. कम से कम हमें उन्हें यूज़ करना चाहिए ताकि उन प्रोडक्ट्स की डिमांड अगर कम होगी तो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स की जो पोचिंग और हंटिंग है दैट टू विल डिक्लाइन. A group of individual organisms capable of interbreeding and producing offspring is called species. इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का एक ऐसा ग्रुप जो कि केपेबल होता है इंटरब्रीड करने के लिए और ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करने के लिए, उसे बोला जाता है स्पीशीज. We have a complete union for our nature and natural resources, and that union is IUCN. Its full form is International Union for Conservation of Nature and Natural Resources. It is the world's main authority on the conservation status of species. ये वो अथॉरिटी है जो हमें पूरे वर्ल्ड में किस स्पीशीज़ की एंडेंजरमेंट या फिर स्पीशीज़ की पॉपुलेशन में डिक्लाइनिंग कितनी कम या कितनी ज़्यादा हो रही है उसका प्रॉपरली स्टेटस हमें बताती है. This authority periodically lists and gives information about the species of plants and animals that faces threat of various kinds.
ये जो अथॉरिटी है ये हमें प्रॉपर टाइमली लिस्ट अवेलेबल कराती है जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीशीज के बारे में लिखा होता है जिनको कोई थ्रेट है. These lists are published through their publications रेड लिस्ट एंड रेड डेटा बुक. ऐसे इस तरीके से ये जो लिस्ट है ये सामने आती है. IUCN ने कुछ कैटेगरीज डिसाइडेड की हैं. एक्सटिंक्ट स्पीशीज, एंडेंजर्ड स्पीशीज, वल्नरेबल स्पीशीज, थ्रेटेंड स्पीशीज, लीस्ट कंसर्न स्पीशीज, रेयर स्पीशीज एंड एंडेमिक स्पीशीज. एक्सटिंक्ट स्पीशीज उन्हें बोला जाता है जिनका कोई भी रिप्रेजेंटेटिव इस अर्थ पर नहीं बचा है, यानी उनका कोई भी एक मेंबर भी उस स्पीशीज का इस अर्थ पर प्रेजेंट नहीं है, वो हमारे अर्थ से एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं. फॉर एग्जाम्पल डायनासोर एंड डोडो. Endangered species, these species are in danger of extinction due to a steep decline in their number. There are 47 critically endangered species in India. Endangered species उन्हें बोला जाता है जो species extinction के danger के बहुत पास हैं क्योंकि उनमें बहुत तेज़ी के साथ उनके species के नंबर में कमी आई है. इस टाइम इंडिया में 47 ऐसी क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं जो बहुत जल्दी एक्सटिंक्ट होने की लाइन पर हैं. Vulnerable species, species that face a high risk of becoming endangered due to adverse factors. Adverse factors की वजह से जो species जल्दी से जल्दी endangered species बनने वाली हैं उनको कहा जाता है vulnerable species. Threatened species, species whose number are fast declining and which are likely to become endangered or vulnerable in the near future. थ्रेटेंड स्पीशीज उन्हें बोला जाता है जिन स्पीशीज के नंबर बहुत फास्ट तरीके से डिक्लाइन हो रहे हैं और वो बहुत ही जल्दी या तो एंडेंजर्ड या वल्नरेबल हो जाएंगी फ्यूचर में. लीस्ट कंसर्न स्पीशीज उन्हें बोला जाता है स्पीशीज दैट आर वाइड स्प्रेड एंड आर एट अ लो रिस्क. जिनकी पॉपुलेशन अच्छी खासी है, वो पूरे बहुत बड़े रीजन में स्प्रेडेड हैं और वो लो रिस्क पर हैं एंडेंजर्डमेंट के. रेयर स्पीशीज उन्हें बोला जाता है स्पीशीज हुज पॉपुलेशन इज स्मॉल एंड रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली फ्यू रीजन्स. ऐसी प्लांट या एनिमल की स्पीशीज जिनकी पॉपुलेशन काफ़ी छोटी है वो एक पर्टिकुलर छोटे से रीजन में ही रिस्ट्रिक्टेड है, सिर्फ उसे बोला जाता है रेयर स्पीशीज. एंडेमिक स्पीशीज उसे बोला जाता है स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर यूनिक एंड एक्सक्लूसिवली फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया. जो प्लांट्स और एनिमल की स्पीशीज बिल्कुल यूनिक हैं और काफ़ी एक्सक्लूसिव हैं उनको हम एक पर्टिकुलर पार्ट में ही ढूंढ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल टैपिर इज एंडेमिक इन साउथ अमेरिका, वो सिर्फ साउथ अमेरिका में मिलता है. ग्रे जंगल फाउल इट इज एंडेमिक टू इंडिया एंड लेम्यूर इज एंडेमिक टू मेडागास्कर. So these are some examples of the endemic species. So these are the various categories in which all the wildlife of the world has been placed. To the Biosphere Reserve, we have having one more category with us, that is national parks. National parks are the areas meant to preserve the flora, fauna, landscape and history of the region. People are permitted to enter only the buffer zones or the designated area in the park for educative, cultural and recreational purposes. नेशनल पार्क्स के अंदर पीपल जो हैं वो सिर्फ बफर जोन के अंदर एंटर कर सकते हैं और वो भी सिर्फ एजुकेशनल, कल्चरल और रिक्रिएशनल पर्पसेस के लिए. कोई ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती कोर एरिया के अंडर एक्सेप्ट पार्क पर्सनल. जो पार्क को सुपरवाइज करने वाले पर्सनल्स हैं उनके अलावा किसी भी ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटी जो है वो फॉलो अप वहाँ पर अलाउड नहीं होती है. There is prohibition on the exploitation of natural resources like building of dams, sporting events, hunting, fishing, etc. नेशनल पार्क्स के अंदर प्रॉपर कंप्लीट तरीके से प्रोहिबिशन होता है कि कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता. वहाँ पर डैम्स की बिल्डिंग, स्पोर्टिंग इवेंट्स, हंटिंग, फिशिंग कुछ भी अलाउड नहीं होती. रणथंबोर नेशनल पार्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ नेशनल पार्क इन इंडिया. इंडिया के नेशनल पार्क में सबसे बड़ा एग्जाम्पल है रणथंबोर नेशनल पार्क. वन मोर सच स्टेप इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. A wildlife sanctuary is a region that is smaller than a national park. It is smaller than the national park. Its size, area-wise, it is smaller than a national park. Actually, in this case, a portion of land is set aside from the natural environment for the conservation of wild animals. Sanctuaries help in educating people about the animals being protected there.
The public is allowed in the sanctuaries with the forest officials accompanying them. पब्लिक जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंदर सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट ऑफिशियल्स के साथ ही अंदर जा सकती है. पोचिंग, फिशिंग एंड कैप्चरिंग एनिमल्स इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन द सेंचुरीज. And the region of the sanctuary may have a high population of a particular species of wildlife. जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उनके अलग अलग रीजन्स में किसी एक पर्टिकुलर स्पीशीज की वाइल्ड लाइफ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो सकती है. दैट मीन्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के जो अलग अलग रीजन्स हैं वो डिवाइड किए जाते हैं अलग अलग टाइप की स्पीशीज की पॉपुलेशन के लिए. द पर्पस ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज टू सेव गार्ड द स्पीशीज फाउंड इन द रीजन. मेन पर्पस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का यही होता है कि उस रीजन में मिलने वाली स्पीशीज को प्रॉपरली सेफ गार्ड किया जा सके. Example of the wildlife sanctuaries are Ranganthittu Bird Sanctuary in Karnataka, Gir Wildlife Sanctuary for conserving Asiatic lions, and National Chambal Gadial Wildlife Sanctuary. These are some of the examples of wildlife sanctuaries that are situated in India. And at the very last, we are having botanical and zoological parks. Botanical or zoological parks are created artificially to house different species in habitats that mimic their original ones. जो बोटानिकल और जूलॉजिकल पार्क्स होते हैं एक्चुअल में वो आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं टोटली मिमिक करने के लिए ओरिजिनल स्पीशीज को. These parks create awareness and educate people about the importance of forest and wildlife. इन parks का main motive यही होता है that they create awareness and they educate people about the importance of forest and wildlife. Zoological parks play an important role in breeding and taking care of endangered species. So, if I talk about the various national parks and sanctuaries in our India, then there is on the very first number we are having the Kaziranga Wildlife Sanctuary जो कि जोरहट स्टेट ऑफ असम में situated है and it support the Indian one-horned rhinoceros and other wild animals. After that we are having Chillika Lake Sanctuary. It is situated near Bhubaneswar in state of Odisha, and the fauna includes in this sanctuary is waterfowl, cranes and sandpipers, flamingos, etc. Next is Madumalai Wildlife Sanctuary. It is located in the northwestern part of Nilgiris in Tamil Nadu. The animals found there are elephants, gaur, pangolins, wild dogs, etc. And Ranganthittu Bird Sanctuary. It is situated on the islands of the river Kaveri near. It is situated near Srirangapatnam in Karnataka. The avian fauna include open-billed storks, white ibis, spoonbills, and ducks, etc. Next is Bandipur Wildlife Sanctuary. It is situated in the state of Karnataka where Project Tiger was started. अभी हम Project Tiger के बारे में भी एक बार पढ़ेंगे. It is present in the book. It was started to conserve the depleting population of tiger. And the fauna which is included in this wildlife sanctuary is chitals, porcupines, langurs, wild dogs, etc. Next is Kanha National Park. It is situated in the state of Madhya Pradesh. The fauna included tigers, cheetahs, panthers, blackbucks, etc. Next is Sariska Wildlife Sanctuary. It is situated in Alwar in the state of Rajasthan. Then Annamalai Sanctuary. It is situated in Tamil Nadu. And next is Corbett National Park. It is situated in Nainital and Garhwal Hills in the state of Uttarakhand. And Periyar Wildlife Sanctuary, it is found in Kerala. It is established around an artificial lake, and that arose due to the dam that was built across the river Periyar. So the biodiversity has been degraded to a large extent, and it is time to save what is left and regenerate the lost forest and wildlife. This is very important to save our biodiversity from getting degraded. So at the last, let's study something about the Project Tiger. At the beginning of the 20th century, the population of Bengal tiger in India was 40,000.
It decreased to 1800 by the year 1972. That means 40,000 से बंगाल टाइगर की पॉपुलेशन सिर्फ 1800 रह गई. To stop further decline in the population of Bengal tiger, the government launched the Tiger Conservation Program in 1973. This set aside 9 tiger reserves in 9 states of the country. At present, there are 27 reserves in 7 states that endeavor to conserve the Bengal tigers. The Project Tiger initiative was formed by the Government of India in 1973 to stop the depletion of the tiger population and to conserve them. A few wildlife sanctuaries like Nagarhole National Park, Kanha Tiger Reserve, Sundarbans Tiger Reserve and Bilgiri Ranganthaswamy Tiger Reserve have been successful in conserving the tiger population in the country. So this is some vital information regarding the प्रोजेक्ट टाइगर, बिकॉज अगर आप लोगों को आपने कहीं पर भी ऑब्जर्व किया है तो इट वॉज वेरी पॉपुलर व्हेन प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च दैट सम प्रिंटिंग ऑफ टी शर्ट्स वर ऑल्सो वेरी प्रोनाउंस्ड एंड इन ट्रेंड्स टू सपोर्ट दिस प्रोजेक्ट टाइगर. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड plants and forest. We come to the end of this chapter. Please watch this video again and again to grab the concept properly.